जो है वो थोड़ा दिलचस्प है। देखिए इसको, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 15 शेयर हैं और उनको कम करके 10 करना है, तो फिर इसमें से आप कौन-सा पैरामीटर चेक करेंगे कि उस 15 को हम 10 करें? और मज़े की बात ये है कि ये सब के सब जो 15 शेयर हैं, इन्होंने 30% से ज़्यादा रिटर्न दे रखा है अनुराग जी को। तो अब इसको ये और ज़्यादा नैरो करना चाहते हैं, एकदम फ़ोकस्ड कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, 15 को भी 10 करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ये कि क्या उतना कंसंट्रेशन करना ठीक रहेगा इनके लिए? क्योंकि इनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, ये अपने आप में थोड़ा दिख रहा है कि भई अगर सब के सब 30% ऊपर हैं, इसका मतलब इन्होंने ठीक-ठाक तरह से ही चुना होगा। हालाँकि अभी बाज़ार भी है, इसमें सब कुछ चल रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा इनको वो खुद ही, क्योंकि सारे नाम इन्होंने बताए नहीं हैं, तो वो समझना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मान लें कि हाँ, इन्होंने ठीक-ठाक तरीके से चुन रखा है, तो 15 को 10 करने की ज़रूरत लगती है क्या? राजीव जी, ये ना बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है बिकॉज़ कुछ लोग 10 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो बनाते हैं, 10-12 स्टॉक का, और कुछ लोग 20-25 डाइवर्सिफ़िकेशन के हिसाब से करते हैं। अब मेरे जैसे लोग हैं, अलग तरीका होता है। मेरा तरीका है कि 18 टू 33 का रेंज मेरा रहता है। क्यों रहता है वो भी समझाऊँगा। कभी-कभी इस रेंज को 33 के रेंज को उठा के मैं इन बिटवीन 38 भी लेके जाता हूँ बिकॉज़ जिसमें मैं बास्केट बनाता हूँ, जिसमें 4 स्टॉक्स इक्वल टू 1 स्टॉक, 4 स्टॉक का बास्केट इज़ इक्वल टू 1 स्टॉक। तो ऑन टोटल लेवल वो हो सकता है 36, 37 दिखे, लेकिन एक्चुअली कंसंट्रेशन के हिसाब से, सेक्टर कंसंट्रेशन के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि 30-33 स्टॉक्स के अंदर रह जाऊँ। अब किस सिचुएशन में 10 का पोर्टफोलियो बनना चाहिए, किस में 20-25 का बनना चाहिए, किस में 30-35 का बनना चाहिए, इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो मेजरली कॉन्सन्ट्रेटेड है लार्ज कैप स्टॉक्स में तो 10 बहुत है। आप 10 सेक्टर उठाइए, आपका जो भी सेक्टर फ़ेवरेट आपको लगता है कि आने वाले समय में फ़ेवरेट है या किसी कारण से पॉज़िटिव हो सकता है, तो लार्ज कैप में 10 स्टॉक बहुत है। लेकिन अगर उसमें आप मिड कैप ऐड करते हैं, आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लार्ज कैप में 10% का एलोकेशन कर सकते हैं। मिड कैप में 10% पर स्टॉक एलोकेशन रिस्की माना जाएगा क्योंकि एक तो लिक्विडिटी का इश्यू आएगा, मार्केट गिरेगा तो दिक्कत होगी और आपको इनफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। मेरी थियरी में मैं मैक्सिमम एलोकेशन एक स्टॉक का करता हूँ 5% और मिनिमम 3%, और कभी-कभी अगर मुझे एक सेक्टर में 4 स्टॉक का बास्केट बनाना पड़ता है, तो उस सेक्टर को मैं 4% का भी वेटेज देता हूँ। और बहुत रेयर सिचुएशन में, बहुत मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट में मैं 2% का एलोकेशन करता हूँ, जहाँ पे मुझे हाई रिस्क हाई रिवार्ड लगता है और ऐसा वैसा हमारा अगर क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप है, तो आप 10 में कॉन्संट्रेट कर सकते हैं या फिर 10 से 15 में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लार्ज टू मिड में जा रहे हैं, लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है, फिर आपको 20 स्टॉक के आसपास का इंतज़ाम रखना पड़ेगा। 18-22 ये सब रेंज में आप रखेंगे तो आपका डाइवर्सिफ़िकेशन भी इनफ रहेगा। आपको कभी भी शार्प करेक्शन के कभी हुआ भी, तो बहुत लिक्विडिटी का इश्यू झेलना नहीं पड़ेगा, थोड़ा एग्ज़िट मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की भी जगह लेके आते हैं, तो एलोकेशन चेंज होगा। फिर आपको 30-30 प्लस पे जाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं स्मॉल कैप में 3% के ऊपर मैं कभी नहीं जाता। मैं मोस्टली नहीं जाता, और अगर करेक्शन होता है तो मैं इसको रीएडजस्ट करता हूँ, और अगर चल जाता है तो भी उसको मैं एक सही समय पे रीएडजस्ट करता हूँ। जी। तो अब बात आती है कि कंसंट्रेशन कितना सही है, इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन 10 का कंसंट्रेशन मेरे हिसाब से टू मच है। लेकिन अगर करना भी है तो एकदम हार्डकोर लार्ज लार्ज कैप में ही करना चाहिए। जी। तो अगर मान लीजिए वो 15 का बास्केट इनका लार्ज कैप का ही है और उसको वो 10 करना चाहें, तो फिर इनका जो प्रश्न है कि पैरामीटर्स क्या रखें जिसके आधार पे ये कटौती की जाए? छँटाई कैसे करें? 5 कौन से निकालें? हुँ। सबसे पहला तो करना आपको ये होगा कि जो सेक्टर्स आप में आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, उन सेक्टर्स में, और ये मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच बता रहा हूँ, बॉटम अप नहीं। टॉप डाउन में होता ये है कि पहले आपको सेक्टर व्यू लेना पड़ेगा और उसके अंदर में आपको स्टॉक ढूँढना है। और जब आप लार्ज कैप में काम कर रहे हैं तो टॉप डाउन अप्रोच लेके ही चलना बेहतर है, बिकॉज़ फिर बॉटम अप करके कोई ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। टॉप डाउन अप्रोच में पहले आपने सेक्टर डिफाइन कर लीजिए
कि आपको किस-किस सेक्टर में रहना है, उनकी आप रैंकिंग कर दें। क्योंकि अभी आप उसको प्रून नहीं कर सकते। अभी आप ये पूरा पूरा का पूरा अपना एक डिटेल बना रहे हैं ऑफ योर कंप्लीट होल्डिंग। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर पहले आप सेक्टर की पोजीशनिंग कर दें और उन सेक्टर्स में अपने स्टॉक को आप फिट कर दीजिए। फिर आप टोटल नंबर देख लीजिए कि कौन-कौन से सेक्टर आपको मस्ट हैव है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और कौन-कौन से सेक्टर मस्ट हैव इन टर्म्स ऑफ लिटिल डाइवर्सिफिकेशन। उसके अंदर में स्टॉक लाना शुरू कीजिए। अब जब आप स्टॉक उसके अंदर एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो स्टॉक में आपको सर्टेनली रिस्क रिवार्ड एनालाइज करना पड़ेगा। आपने कहा कुछ स्टॉक 30% चल चुके हैं, तो 30% कुछ चल गए हैं, तो क्या वो अगला 30% चल सकते हैं? या जो अभी नहीं चले हैं, उसमें आपका 30% चलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपका रिस्क रिवार्ड जहाँ पे बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और अगर प्राइस लेवल आप समझ पाते हैं, तो उसकी एनालिसिस के बेसिस पे जो आपका लोएस्ट फिट है उसको आप स्ट्राइक आउट कीजिए। जिसमें आपका रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं बैठता है, उसको स्ट्राइक आउट कीजिए। जिसमें ज़्यादा फेवरेबल बैठता है, उसको आप इंक्लूड कर दीजिए। ऐसा करके आप उसकी रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। जी।